ठीक है, अब समझ में आ गया। जो भी 9th 10th की बात होगा, 9th 10th क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैथ को 2 दिन पढ़ेंगे, सोशल साइंस को 2 दिन पढ़ेंगे, साइंस को 2 दिन पढ़ेंगे और इंग्लिश को 2 दिन पढ़ेंगे। 24 जून के बाद जब भी क्लास पढ़ेगा तो ये शेड्यूल रन नहीं करेगा। ये शेड्यूल कहाँ से कहाँ तक है, 1 मई से लेकर कितना 15 जून तक आपका क्लास चलेगा कंटिन्यू। 15 जून तक, 15 जून से लेकर 25 जून तक क्या होंगे, छुट्टी रहेगा। ये इसी कंडीशन में रहेगा जब तक गवर्नमेंट कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं डालती है, क्योंकि झारखंड सरकार है ना, कुछ भी कर सकती है। झारखंड सरकार बदलेगी हम लोग भी बदलेंगे, नहीं बदलेगी हम लोग नहीं बदलेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें मैथ की चर्चा कर चुके हैं। मैथ में सबसे बेसिक जो है, सबसे बेसिक कैलकुलेशन टेस्ट, उसको सीखने की कोशिश की है। हालांकि कुछ लोग सीखे और कुछ लोग सोशल साइंस चर्चा किए ही नहीं। ठीक है, सोशल साइंस किए थे, एक दिन किए थे, एक दिन किए थे, इसको भी हम चर्चा करते हैं। साइंस का चर्चा किए, 2-3 दिन चर्चा किए, कम से कम कंटेंट को समझने की कोशिश किए कि भाई क्या 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 हम लोग को पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या जाके पढ़ेंगे। इंग्लिश शुरुआत में एक दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन मारा था, उसी दिन से फिर बेहोशी आ गया, इसको हम लोग छोड़ दिए, इसको भी चर्चा करें। अभी मई में आज हो गया 24-25, तो जो 4-5 दिन बचा हुआ है इसको भी चर्चा करना है और सोशल साइंस की चर्चा करना है, ताकि 1 मई से लेकर 15 जून तक इसी प्रोग्राम में हम लोग काम कर सकें। मतलब तो 10 वाले ही हो ना, ठीक है। आज आप सोशल साइंस को सुनते हैं क्या क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सोशल साइंस में। सोशल साइंस में मतलब सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा विषय पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसको जानिए कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पहला कौन सा पढ़ना है, इतिहास। और इतिहास का मतलब सब लोग जानते हो, बीती हुई कहानी। ठीक है, लेकिन वो बीती हुई कहानी नहीं जो दादी नानी सुनाया करती हैं, बीती हुई कहानी को जो कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके पता किए, जिसका प्रमाण है, जिसका साक्ष्य है। अगर इसका प्रमाण और साक्ष्य नहीं, वो इतिहास के अंतर्गत नहीं आता। ये हो गया इतिहास। दूसरा लोकतांत्रिक राजनीति, भूगोल ले लो, दूसरा भूगोल, भूगोल है ना, भूगोल। तीसरा राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। और चौथा अर्थशास्त्र। जीएस पेपर के अंतर्गत यही 4 सब्जेक्ट होता है मुख्य रूप से। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण, साइंस टेक। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, धर्म दर्शन शास्त्र वगैरह सब कुछ आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 सब्जेक्ट जीएस कहलाता है, जनरल स्टडी कहलाता है, जो कि आज के समय काल में जो अपडेट हो रहा है दुनिया में, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ अगर इस बेसिक चीज को हम जानते रहे तो उसी को क्या कहते हैं, जीएस, जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल स्टडी। तो इसी में सबका चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक पे काम करो। कौन सा, लेयर वाइज लर्निंग टेक्निक, एलएलटी। एलएलटी ये नहीं कहता है कि एक टॉपिक को आप उठा रहे हो तो उसमें पीएचडी करके ही वहां से उठना, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो तुमको ही उठा देगा इस दुनिया से। ठीक है, तो अब अपने तो उठना नहीं है, टॉपिक को उठाना है। टॉपिक को उठाओ, एक लेवल में जो कुछ चीज समझो, दूसरे लेयर में कुछ और समझो, तीसरे लेयर में कुछ और समझो। ऐसे समझते समझते मस्तिष्क भी जान जाएगा आपका, इसको सीखना ही है। ठीक है, एक कमांड में उसको बार बार जाकर के सीखना ही है और आपका मस्तिष्क सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। आई बात सुनने। तो पहले वैसे तो एक दिन चर्चा किए थे, तो क्या है इतिहास, भूगोल क्या है, राजनीति शास्त्र, इसकी चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा कंटेंट के अंदर जा जाकर देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर है और चैप्टर में क्या पढ़ना होगा। ठीक है, एकदम बेसिक चीज, जो एक शब्द को जानते ही जो हमारे मस्तिष्क में आएगा हम उस चीज को बोलेंगे। आई बात समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे से आ तो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या उठा लें, अगर ये सभी सब्जेक्ट में अगर मूल कोई सब्जेक्ट है, इन सभी चारों सब्जेक्ट में सबसे बेसिक अगर कोई सब्जेक्ट है तो सच पूछो तो भूगोल है। सच पूछो तो भूगोल है। आप अगर
सभी सब्जेक्ट के अंदर में घुसेंगे आपको भूगोल दिखाई देगा। क्यों? जो इतिहास बनी हुई है वो इतिहास इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहाँ का भूगोल वैसा था। ठीक है, जैसे आप इतिहास में सबसे पहले मोहनजोदाड़ो पढ़े होंगे, इधर मिस्र की सभ्यता पढ़े होंगे और इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़े हो ना, नाम सुने हो? नाम सुने? मिस्र के जो सभ्यता है, मिस्र में जो पिरामिड बना हुआ है वो पिरामिड इसीलिए बन पाया क्योंकि उसके बाजू में नील नदी बह रही थी। नील नदी बह रही थी तो खाने का चीज कम से कम पैदा हो गया और थोड़े बालू पे लोग चढ़े, वहाँ पे लोग रहने लगे और रहने रहते पिरामिड बना दिए। ठीक है, अगर भूगोल ऐसा ना होता तो पिरामिड वहाँ नहीं, मिस्र की सभ्यता वहाँ न पनप कर, ये देखो यहाँ पे मिस्र की सभ्यता जो पिरामिड है वो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे मिस्र की सभ्यता यहाँ पे हुई है और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे मैप में, ये नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वो वहाँ नहीं बना होता, अगर जियोग्राफी ऐसा नहीं होता वो नहीं बनता, समझे? इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो कि इराक में है, इराक में यहाँ पे दजला और फरात दोनों नदी आके मिल रही हैं, आके बाढ़ लाती हैं, बाढ़ के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी जहाँ रहेगा लोग खेती बाड़ी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे तो जिंदगी को सस्टेन करेंगे, जिएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, तो सभ्यताएं इसलिए बनती। ठीक इसी प्रकार से इंडिया में मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे, इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों का मिलन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का एक स्टेट का नाम भी है पंजाब। पन मतलब 5, पंजाब पन मतलब जल, 5 जलधाराएं जहाँ मिल रही हूँ वो राज्य क्या कहा है? पंजाब। तो मेसोपोटा मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता भी उपजने के पीछे का कारण क्या था? भूगोल। दूर की बातें छोड़ो, अभी की बातें करें हम लोग एट द प्रेजेंट, क्योंकि ये भी जो है आज नहीं कल, ठीक आज कौन सा दिन है? थर्सडे है, तो फ्राइडे को आज जो हम लोग बैठे हुए ये इतिहास हो चुका होगा। सही बात है, ये इतिहास हो चुका होगा। देखिए कि यहाँ जियोग्राफी काम कर रही है कि नहीं कर रही, सबके चेहरे पे थोड़ा पसीना है? क्यों है भाई? जियोग्राफी कर रहा है कि यहाँ पे पसीना नहीं? गर्मी का दिन है, चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ रहा है, हम लोग तरफ गर्मी आ रहा है तो वहाँ पे ठंडी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी बताया ना। अभी हम लोग की इच्छाएं हैं कि भाई इसमें एसी चले, ये इच्छाएं भी जियोग्राफी से कनेक्टेड है। अगर यहाँ ठंड पड़ रही है तो सब लोग कोट और स्वेटर पहन के आते, ठीक है, कान में लपेट के आते, ऐसे खुल तो आते नहीं, और इच्छाएं नहीं होती कि भाई यहाँ पे एसी चलता है। ये जियोग्राफी कहने का ये मतलब हुआ कि इन सभी सब्जेक्ट का अगर मूल बिंदु में देखें तो मूल बिंदु तुम्हारा भूगोल मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप से सब लोग ये कहता है मदर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास से ही निकल कर आएगा, लेकिन इतिहास में वो जगह का चुनाव अगर हुआ है तो जगह का चुनाव भूगोल को देख कर किया। बात समझे? आप घर बनाए हैं कहीं तो भूगोल को ध्यान में रख कर किए हैं, ऐसा नहीं है कि नदी के बीच में बना दिए आपका झोपड़पट्टी बह गया। ठीक है, अगर कहीं पे खेती कर रहे हो तो भूगोल को देख कर रहे हो कि कहाँ पे आलू पैदा होगा, कहाँ पे गेहूँ पैदा होगा और कहाँ पे धान पैदा होगा। ऐसा नहीं कि पहाड़ी में जाकर धान लगा दिए और तो सब खत्म हो गया। तो भूगोल हर जगह पे चल रहा है, बिना भूगोल के हम अस्तित्व विहीन है, अस्तित्व रहेगा ही। बात समझे क्या? फिर भी अगर दुनिया वाले कहते हैं कि इतिहास से पहले पढ़नी चाहिए तो हम लोग इतिहास की चर्चा करें। इतिहास, ठीक है, तो सब्जेक्ट कम से कम तीनों लिख लो। अगर किताब का नाम बता सकते हो तुम लोग, कोई बताओ। इतिहास की किताब का नाम क्या है? इतिहास में आपका किताब पढ़ना क्या है? हाई स्कूल में 10th क्लास। हाँ बोलो तो क्या है किताब का नाम? भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये किताब आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। बात समझिए? भाग 2 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब कि किताब स्वतंत्र नहीं है, आप यूं ही मुंह उठाए पढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपको 9th वाला पढ़ के तभी पढ़ना होगा,
हम ऐसा मान लें कि आप 9th को पास करके ही आए होंगे। क्यों ऐसा मान लें? माना जा सकता है? अरे बोलो यार, मान सकते हैं? 9th पढ़े हो गए, बोलो मान सकते हैं। ठीक है, चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लिए। वैसे दिल में विश्वास नहीं है, ठीक है, दिल में कोई विश्वास नहीं है कि तुम लोग पढ़ के आए हो। हमको नहीं लगता कि बिना ऐसे पास कर गया। भारत और समकालीन विश्व भाग 2। क्या इस किताब के नाम को सिर्फ जानकर हम कुछ गेस कर सकते हैं क्या कि आखिरकार इस किताब में क्या पढ़ने होगा? आखिरकार इस किताब के अंदर क्या पढ़ने को होगा? सिर्फ किताब के नाम को देखकर क्या हम जान पाएंगे? बोलो। एटलीस्ट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भारत पढ़ना है और विश्व भी पढ़ना है, लेकिन विश्व में सिर्फ ऐसे नहीं लिखा कि भारत और विश्व भाग 2, नहीं बोला, होता है कि भारत और समकालीन विश्व। क्या मतलब है समकालीन विश्व का? जैसे अभी मैंने एक चर्चा किया कि हम लोग सभी के चेहरे पे पसीना है। क्यों है? क्योंकि यहाँ मई जून अप्रैल का महीना है, समर चल रहा है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, राइट। यदि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी दुनिया ग्रीष्म ऋतु के चपेट में है, कदापि नहीं। तो हम समकालीन विश्व को जब देखेंगे तो इस चश्मे लगाकर देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ गर्मी पड़ रहा है तो किस जगह पे गर्मी पड़ रही है और किस जगह पे ठंडी पड़ रही है। अगर हमारे यहाँ अभी 4 बजने को है, 4 बज चुका है, तो दुनिया में किस जगह पे कई बज रहा है? 12 बजे रात हुई होगा और कहीं पे 6 बजे भोर हो रहा होगा, बात समझे, और कहीं पे 12 बजे दिन भी हो रहा है। सही बात है। ये चीज जो हम कंपेयर करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसी समय काल में विश्व के दूसरे भाग में क्या हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? समकालीन विश्व। ठीक है, जैसे मैं अगर गर्मी की बात करूँ यहाँ इंडिया में, हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ? भारत और समकालीन विश्व हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि भी 4 बजे शाम हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं तो है जबकि 12 बजे दिन हो रहा होगा, कहीं 12 बजे रात हो रहा होगा, कहीं 6 बजे सुबह हो रहा होगा, कहीं 6 बजे शाम हो रहा होगा, राइट। एक चीज को जब कंपेयर करके मस्तिष्क में जब डालेंगे उसको क्या कहेंगे? समकालीन विश्व। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। कोई आपत्ति नहीं है? यहाँ तक मजा आया? कहने का मतलब ये तो समझ में आ रहा है, इस मोटो पे हम लोग काम करने वाले हैं कि भारत तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब इतिहास है तो बीती हुई भारत ही पढ़ेंगे, अभी की भारत तो हम लोग देखेंगे नहीं। जो बीत गया वही कहानी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसी समय काल में पूरे विश्व में क्या हो रहा था इसका भी जिक्र। सही बात है। कुछ कुछ घटनाओं को हम भारत में देखेंगे, उसी घटना के समय काल में, उसी समय काल में दूसरे जगह पे क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, रसिया में क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ, ये चीज को जब हम देखेंगे तो यही किताब हमको बताएगा, तब जाकर मजा आएगा कि यही किताब ऐसा होता है। बोलो, कोई कष्ट है क्या? नहीं है। प्राथमिकता हम भारत को दे रहे हैं और फिर समकालीन विश्व, मतलब कि ज्यादा फोकस भारत पे होगा। और दूसरा है, पहले लिखने का मतलब यही है, भारत और समकालीन विश्व। अगर ये नाम लिखा होता है समकालीन विश्व और भारत, इसका मतलब कि भारत को थोड़ा सा कम वेटेज दे रहे हैं। हालांकि किताब इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, विश्व वाला पहले पढ़ाएगा, इसका भारत पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन इसका नाम लिखने का मतलब यही है कि भारत पहले तब विश्व बाद में, ऐसा करके। कोई दिक्कत परेशानी? इंटेंशन समझ में आया कि हम इस किताब में क्या करने वाले हैं? भारत की कहानी पढ़ने वाले हैं और उसी समय जो दुनिया में दूसरी जगह पर हो रहा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस में कुछ कुछ शायद हटाया भी होगा, पुरानी किताब है तो उसी को हम लोग लेकर रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो कि इसमें क्या क्या कंटेंट है? कंटेंट मतलब विषय सूची। विषय सूची में नंबर 1 क्या है? घटना और प्रक्रिया, पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। घटना में प्रक्रिया क्या है? यूनिट का नाम है खंड। खंड। चलो खंड को हम लोग छोड़ देते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद एक बार हो गए, राष्ट्रवाद, उसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं उसमें दिख रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चौक बहुत अच्छा वाला नहीं है, मैं उसको बोला था दुकानदार भाई अप्सरा का दे, ठीक है, ये लोकल दे दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद,
अब बोलो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या आप समझे? यूरोप का मतलब जान रहे हो क्या? यूरोप क्या है? यूरोप देश है या महादेश है? यूरोप महादेश है। कितने महादेश होते हैं? कौन कौन सा? सही बात है। सबसे बड़ा महादेश? एशिया। सबसे छोटा? सबसे छोटा? तुम लोग प्रार्थना करते समय स्कूल में जो है कि जीके जीएस चलता है ना, आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि मजा आ जाएगा मुझे। ठीक है, इतना मटेरियल मिल जाएगा रोज रोज, पूछने में इंटरेस्ट लो, बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, उससे आता है न्यूज आता है मोबाइल में, वो सब कुछ हो जो पढ़ रहे हैं वो तो पहले जाने यार। मोबाइल वाली चीज जो है कि पूछता है लोग, हमने तो चेंज कराया था अपने स्कूल में। ना जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, जो इतने लगन से पढ़ा रहा हूँ, उस चीज को क्वेश्चन पूछो। गधे लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? जो एग्जाम पर्सपेक्टिव ही हो, नॉलेज पर्सपेक्टिव हो। अब बोलो, यूरोप में राष्ट्रपति, यूरोप 7 महादेश है, धरती एक है, उसको 7 महादेश से बांटा गया। 7 में से एक है यूरोप। ठीक है, और सबसे बड़ा महादेश कौन? एशिया। सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा महादेश का नाम बोलो जहां पर की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। रसिया। रसिया महादेश है? बोलो, ऐसा महादेश जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। यूरोप। अरे खुद एशिया यार, हम लोग से ज्यादा जनसंख्या वाला कहाँ पे है? एशिया। और सबसे कम? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका। यस, अंटार्कटिका। वो लगभग जनसंख्या विहीन है, वहाँ पे रिसर्च करने वाले लोग इसी रहते हैं। मतलब कि उंगलियों पर गिने जा सकने वाले संख्या ही वहाँ पे रहती है। ठीक है, वो रहने योग्य नहीं है। अंटार्कटिका तो ये है, हम लोग इसको सब वीडियो के माध्यम से नहीं हम यात्रा करेंगे, सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे, सब मजा आएगा। ये क्लियर? यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप समझ में आ गया? में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब कौन बताना चाहेगा? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब वो इतना जानो कि सामाजिक विज्ञान का, पूरे सामाजिक विज्ञान का सबसे कठिन कोई चैप्टर है, 3 चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग आसान करके समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब जानो अपनेपन की भावना, अपनत्व की भावना, भाईचारा की भावना। ठीक है, एक साथ हम लोग हैं और एक साथ जूझने को तैयार हैं की भावना, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है? एक शब्द में पहले लिखो, अपनत्व की भावना, अपनत्व, अपनत्व की भावना। या इसको हम क्या कह सकते हैं? अपनेपन, अपनेपन की भावना, अपनेपन की भावना, या भाईचारा की भावना, भाईचारा, भाईचारा भी कहेंगे क्या? भाईचारा की भावना। ठीक है, भाईचारा की भावना। किसी मुद्दे पर एक साथ समस्या का समाधान करने की भावना। किसी मुद्दे पर एक साथ मिलकर समाधान करने की भावना, समाधान करने की भावना, करने की भावना। ठीक है, किसी मुद्दे पर एक साथ मिलकर, अपनत्व की भावना, अपनत्व, अपनेपन, भाईचारा, किसी मुद्दे पर एक साथ मिलकर समाधान करने की भावना, ये है राष्ट्रवाद। ये क्या है? राष्ट्रवाद। तो क्या हम लोग एक साथ मिल जाएं, मान लो किसी को पीटना है, पीटने की मूड बना लेंगे, चलो सबको मिलकर पीट देंगे, राष्ट्रवाद है? आंसर है नहीं, वो राष्ट्रवाद नहीं है, तो गुंडागिरी हो गया है। राष्ट्रवाद वो है कोई क्षेत्र विशेष में, मतलब कि पर्याप्त डिफिनेशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा तब जाकर सही निकलेगा। एक बड़े लोकेशन में, ठीक है, लोकेशन मतलब जियोग्राफिकल एरिया से संबंधित है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। एक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जब लोग बिना किसी लीडर के,
बिना किसी लीडर, बिना किसी नेता का, बिना किसी नेतृत्व के जब एकजुटता की भावना आ जाए, एकजुट हो जाए, इसको भी कर लो, एकजुटता, एकजुटता, एकजुटता की भावना, एकजुटता की भावना उमड़ जाए, भावना, एकजुटता की भावना उमड़ जाए, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हमारा किताब क्या नाम था? भारत और समकालीन। हम भारत के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। राष्ट्रवाद, देखिए जब देश हमारा गुलाम था, ठीक है, गुलाम था, उसको लेके चलो हम लोग, तब आपको राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आया कि हाँ ये राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है। और तब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ कहानी लगेगा, ऐसे आप खोजते रह जाएंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में जो कि राइटर क्या बताना चाह रहे हैं, इनसे आगे आखिर क्यों जबरदस्ती यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल मतलब क्या कहें, ब्रेन का समाप्ति कर रहे हो, ठीक है, हेमरेज करेगा। तो समझिए कि जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों का गुलाम रह चुके हैं, सबको पता है। जब हम लोग गुलाम थे तो आपको क्या लगता है कि सब लोग एक ही बार आया और जो है कि अंग्रेजों को मार भगाया? नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही हमारे ही देश के बहुत ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के भक्त थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, वे चाहते थे कि अंग्रेजी शासन बना रहे। क्यों? क्योंकि उससे उनको लाभ था। जितने भी जमींदार थे, मतलब सभी को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो जमींदार थे वे चाहते थे कि हाँ ठीक है अंग्रेज बने रहे, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसको लोग शोषण होता रहे और हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारा बंगला, हमारा घर, हमारा चार, ठीक है। वे एक जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग सदैव अंग्रेजों को साथ दिया। ये क्या हो गया? ये अपनत्व की भावना नहीं हुआ। जो गरीब लोग थे वो तो बेचारे खाने पीने के लिए तरस रहे हो, तो मरे जा रहे हैं, कहीं तरह से जिंदगी जिए जा रहे हो, कहाँ से अपनत्व की भावना लाएंगे? कहाँ राष्ट्रवाद का झंडा लेके चलेंगे? चल नहीं पाएंगे ना। और अमीर लोग उसका साथ ही दे रहा है, अंग्रेज का ही साथ दे रहा है। ये तो हमने बात किया है इस इलाके में, मतलब हम लोग जिस इलाके में हैं उस इलाके में, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। साउथ इंडिया में अगर जाइएगा तो साउथ इंडिया में अलग अलग मुद्दे थे, सबका अलग अलग समस्या था। साउथ इंडिया में जो निजाम था हैदराबाद में, जो कि उसके वंशज भी थे ना मुसलमान, जो कि बहुत चिल्लाते रहते नेता रहते हैं, तो वो निजाम का रियासत था, वो अलग झंझट था कि अलग समस्या बनी थी। उसके बाद जाएंगे केरला में तो तिरुवनंतपुरम रियासत था, इधर तमिलनाडु का रियासत था। तो रियासतें, हर रियासतें यही चाहती थी कि चाहे जो भी फैक्टर हो, चाहे जो भी बंदा हो, हमारा साथ दे और हमारा पड़ोसी मर जाए, ठीक है। हर कोई यही चाहता था कि पड़ोसी इतना कमजोर हो कि जब हम चाहे तो उसको रौंद डालें, क्योंकि देश हमारा एकजुट कभी नहीं रहा है, याद रखिएगा, कभी नहीं रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय काल में बड़े क्षेत्र में एक सम्राट बना जरूर था, लेकिन 100% भारत को नहीं ले पाया था। अशोक के समय में भी केरला, तमिलनाडु, कुछ आंध्रा का पार्ट जो है कि चोल, चेर, पांड्या, ये तीनों रियासत अलग थी। इधर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो सब भी अलग रहा है। गुप्ता काल में जाकर जो है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पहुंचे हैं। इधर आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो बहुत समय तक जम्मू कश्मीर अलग रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान हम साथ मिला के रखे बहुत लंबे समय तक, आज वो अलग हो गया। समझे कहने का मतलब कि जो आप देश या नक्शा देख रहे हो भारत में, भारत का नक्शा, वो कभी पूर्ण रूप से ऐसा था ही नहीं, कभी नहीं था। अगर जानेंगे सिक्किम का इतिहास तो सिक्किम बहुत बाद में हमारा स्टेट बना हुआ है, अन्यथा सिक्किम था ही नहीं। जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता के बाद बना हुआ है, यहाँ तक कि गोवा भी स्वतंत्रता के बाद बना है, पौंडीचेरी स्वतंत्रता के बाद बना है, बात समझे। तो ये सब स्वतंत्रता के बाद देश का अंग बना है, देश के अंदर का नहीं थे। कहने का ये मतलब है कि देश के अंदर गुलामी के समय में भी क्या था, हर कोई एक अपना रीजनल, एक रीजन में रहता था, रीजनल मुद्दे थे, मतलब कि क्षेत्रीय मुद्दे थे, और क्षेत्रीय मुद्दे में एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से हमेशा जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, कंपटीशन करते थे, मार काट मचाते रहते थे, ठीक है। जैसे आज भी देखो तो
कई ऐसे हैं, गांव के नाम पर लोग जो है कि झगड़ा करने को तैयार है, जाति के नाम पर झगड़ा करने को तैयार है, क्षेत्र के नाम पर झगड़ा करने को तैयार है, अपना अपना जो स्टेटस है उस स्टेटस के नाम पर जो है कि एक दूसरे से उलझने को तैयार है। हर तरह से लोग तैयार है ना। उस जब आज भी तैयार है तो उस दिन नहीं तैयार है, उस दिन और ज्यादा गंवार थे, ठीक है, और ज्यादा गंवार थे ना। तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही उलझे हुए थे। अब आप ये देखिए कि सभी लोग नहीं उलझे हुए थे, कुछ तो लोग थे जो कि चिंतनशील थे, उस दिन भी प्रयास करते रहे कि नहीं ऐसा मत करो, अंग्रेज न तुम्हारे हैं न हमारे हैं, हमको भी लूटेंगे तुमको भी लूटेंगे, और हमको तुमको लूटने के बाद उसको भी लूटेंगे, इसलिए एकजुट हुई। हालांकि लीडर के नेतृत्व में आता है, कहानी का बहुत बारीकी से सुनो, चैप्टर में मजा आ जाएगा, ठीक है। कोई लीडर के ही नेतृत्व से पूरा देश में एकजुटता नहीं हो सकता था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई लीडर के प्रयास मात्र से पूरे देश में एकजुटता नहीं हो सकती थी। जानते हैं क्यों? उसके पीछे का कारण था कि कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो कि सभी जगह अवेलेबल हो सके, सभी भाषाओं को बोल सके। हम यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, वहाँ पे तमिल बोलेगा, समझ में आएगा नहीं। ये बड़ी बड़ी फैक्टर थी। कल के डेट में आने जाने की इतनी सुविधाएं नहीं थी कि लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो सके, जा आ सके, बात चर्चा कर सके। आज भी लोग दूसरे को सुनने को तैयार नहीं थे, उस दिन क्यों सुनता है? आप समझिए, जब लोग व्यस्त हैं अपने खाने पीने की चीज़ों में, तो उसको यार लेक्चर दोगे तो थोड़ी सुनता है। अभी तुम अगर भूखे होते तो मेरी बात तुम सुनते क्या? नहीं सुनते यार। भूख से मारे प्रेम प्राण निकल रहा है, कहाँ से तुम सुन पाओगे? सब कुछ ठीक ठाक है, इसीलिए क्या किए हो, आए हो, सुन पा रहे हो, राइट। तो देखो समस्याएं इस तरह से होती चली गई। अभी तो मैंने एक जमींदार की बात की कि जमींदार किसका समर्थक है? अंग्रेज का। लेकिन अंग्रेज भी कम दुष्ट नहीं थे, खूब बढ़िया दुष्ट थे, बहुत अच्छे दुष्ट करे थे। वो क्या कहे कि भाई अब जमींदारों का भी सोचना शुरू कर दिया कि तुम हमको इसी समय पर, समय देर डूबने वाला है, सूर्य का अस्त होने वाला है, सूर्य के अस्त होने तक यदि आप टैक्स हमको बिना रुपए नहीं जमा किए तो आपकी जमींदारी को निरस्त कर दिया जाएगा और जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डर सताने लगा जमींदारों को, और कई जमींदार लोग कंगाल हो गए। इस नीति से कई जमींदार लोग क्या हो गए? कंगाल हो गए, ठीक है। उनकी बिल्डिंग जो महल थी, महल ध्वस्त करा दी गई या गिर गई, या वो खुद जाकर मजदूरी करने को विवश हो गए, ठीक है। स्थिति ये आ गई, ठीक। तो कुछ जमींदार लोग साथ में आ गए, गरीबों के पक्ष में आ गए कि नहीं नहीं नहीं, इतना हमारी जमींदारी भी खत्म कर रहा है, गरीबों का शोषण तो कर ही रहा था, तो इन लोग भी आ गए, ठीक है। अभी मैंने एक चर्चा किया था कि भाषा एक अलग मुद्दा था कि कोई भी बंदा अगर नॉर्थ इंडिया का है तो उससे अपनी भावनाओं को साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचा सकता था। अंग्रेजों ने आया और लागू किया कि इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य कर दिया। जब इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य कर दिया तो चेन्नई में बैठकर मद्रासी लोग भी इंग्लिश पढ़े, और दिल्ली में बैठकर दिल्ली दिलवालों वाले भी क्या किए, मद्रासी इंग्लिश को पढ़े। तो दोनों जगह पे क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे उन लोग भी अंग्रेजी पढ़ा। जब सभी लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा तो भले ही अपने घर में अंग्रेजी इंग्लिश को यूज ना करें, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो जब एक दूसरे से मिलने लगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही इंग्लिश में बातें करना शुरू कर दिए। जब इंग्लिश में बातें करना शुरू कर दिए, अपना दुख हमने व्यक्त किया और उसने अपना दुख व्यक्त किया, तो ये समझ में आया कि दोनों के दुख का कारण एक ही है, अंग्रेज। मार डालो उसको, ठीक है, मार डालो अंग्रेजों को, मार दो। तो जिस तरह से मैंने कहा कि जमींदारी में भी क्या हो गया, इस वजह से एकजुटता बन गया। भाषा की जो समस्या थी, भाषा में भी क्या हो गया, एकजुटता बन गया, ठीक है, क्योंकि एक भाषा कॉमन आ गया ना कम से कम, तो सभी लोग अंग्रेजी को समझने लगे। ऐसा थोड़ी एक गांव के लोग समझे, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं समझेंगे, तो कम से कम वो तो समझ रहे हैं, इसके पहले तो भी नहीं समझते थे, ये समझने लगे। हमने एक और समस्या की बात किया था कि ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यहाँ से वहाँ जाना। अंग्रेजों ने एक और गलती कर दी, रेलवे का खोज कर दिया, रेलवे बिछा दी, रेलवे और रोड बना दी। रेलवे जब बनाए तो लोग जो है कि यहाँ से साउथ में जाने लगे, साउथ से नॉर्थ में आने लगे, ठीक है। यहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट में जाने लगा, आसाम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले जो है कि यहाँ आने लगे, दिल्ली। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हो गई, बात समझिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हिंदी में क्या हो गया, यातायात। तो यातायात की सुविधा हो गई, लोग एक दूसरे
एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो वहाँ से अलग अलग मुद्दे को देखने लगे, किसी और के दुख को देखकर समझा कि यही दुख तो हमारे यहाँ भी है, लोग वहाँ से क्या होने लगे, एकजुट होने लगे। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी लीडर आया हुआ है, कोई लीडर नहीं है भाई, कोई लीडर नहीं है। एकजुटता के पीछे कोई लीडर अगर आ गया ना तो उसको राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे, याद रखिएगा, वो लीडरशिप ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में कोई आ जाए, ठीक है, अलग बात है, जब आएगा तो देखा जाएगा, मैं नाम लूंगा। लेकिन अभी समस्या सिर्फ एकजुट कर रहा है, समस्याएं ही सिर्फ एकजुट कर रहा है। अगर समस्याएं ना होती तो एकजुटता नहीं होता। तो हमने क्या बात किया, जमींदारी वाला, हमने क्या बात किया, भाषा वाला, ठीक है, हमने क्या बात किया, यातायात किया गया। फिर बात आई कि क्यों ना हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, ठीक है। आज आपकी जो इच्छा होती है, दिल दिमाग में जो चलता है, कहीं ना कहीं फेसबुक पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो ना, कहीं ना कहीं और कुछ नहीं होगा ना, किसी दोस्त को मैसेज कर दोगे, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप से बात कर लोगे, या फिर सीधे कॉल कर दोगे, वीडियो कॉल कर दोगे। तो दिल में जो भड़ास है उसको कहीं ना कहीं से निकाल ही, ठीक है। कल के डेट में लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे वो मौका से तलाश कर रहे थे कि अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाए। अंग्रेजों ने फिर से एक गलती किया ठीक है, अपने लाभ के लिए ही सही, लेकिन एक गलती उन लोग से हुआ कि पत्रिका का छपवाना शुरू करवा दिया। उस टेक्नोलॉजी को लेकर आया, ताकि वो इसलिए नहीं लाया था कि हम लोग पत्राचार करें, डाक की सुविधा करवाएं, अभी भी जो डाक पोस्ट करते हो वो चीज़। दूसरी चीज़ की पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर छपने लगी, ठीक है, और कुछ किताबें छपने लगी। तो यहाँ पे लोग कोई गंवार नहीं थे, मैक्सिमम लोग भले गंवार थे, लेकिन कुछ लोग काफ़ी जीनियस रहे हैं। हमारा इतिहास गजब का इतिहास रहा है। आप चाहे मोहनजोदाड़ो उठा के देखिए, चाहे वैदिक सभ्यता उठा के देखिए, चाहे उत्तर वैदिक सभ्यता देखिए, चाहे महाजनपद का काल देखिए, बुद्ध और महावीर का समय, उसके बाद देखिए आप कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का, या फिर शुंग वंश को देखिए, या सातवाहन वंश को देखिए, गुप्ता वंश को देखिए, या फिर राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट देखिए, क्षत्रिय राजवंश, या फिर आप देखें कौन सा दिल्ली सल्तनत, या फिर देखें मुगल, या मुगल के बाद देखें अंग्रेजों की कहानी। कहीं भी हमारा इतिहास अंधकारमय नहीं है, ठीक है। हर जगह पे आप देखेंगे तो हमारा इतिहास जो कि उज्जवल रहा है, बहुत उज्जवल रहा है यार, बहुत उज्जवल। यूरोप वाले जब खोज करना शुरू किए थे मोहनजोदाड़ो को, तो लोग मानने को तैयार नहीं था कि साला इन लोग जो है कि इतना बड़ा सभ्यता बनाया होगा, ठीक है। लेकिन इतना प्रमाण मिल गया, उन लोग को सर झुका के मानना पड़ा कि हाँ भाई, यूरोप से पहले डेवलपमेंट तुम लोग किए थे, लेकिन आज वो डेवलपमेंट खत्म हो गया, इसलिए पैरों के नीचे रहो, ठीक है, ये मानना पड़ा, ठीक है। तो सब हम लोग का जो विकास क्रम है, गजब का विकास क्रम है, ठीक है, बहुत बहुत आगे तक लोगों ने सोचा है। तो भाषा हो गया, यातायात हो गया, ये समस्याएं हो गई। अभी जो कहे कि पत्रिका आ गया या फिर डाक हो गया, तो इसके माध्यम से भी लोग क्या करने लगे, अपनी बातों को व्यक्त करने लगे, बातों को दूसरे तक पहुंचाने लगे। जब बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे तो संवेदनशीलता बढ़ेगी या घटेगी? संवेदनशीलता बढ़ेगी। लोगों में अनायास ही एकजुटता आने लगा, ठीक है, लोगों में अनायास ही एकजुटता आने लगी, और ये एकजुटता उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि नहीं, हम लड़ेंगे। क्या कहा वो एकजुटता, कि हम लड़ेंगे, अगर सभी समस्या का जड़ अंग्रेज ही है तो अंग्रेज को ही उखाड़ देंगे, या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे, ठीक है। ये भावना लेकर जब कुछ प्रोग्रेस होना शुरू हुआ, तो उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। वही चीज है राष्ट्रवाद। यहाँ मैंने किसी भी लीडर का नाम नहीं लिया, ठीक है, ना गांधी का नाम लिया, ना सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, ना अम्बेडकर का नाम लिया, किसी का कोई नाम नहीं लिया। राष्ट्रवाद में कोई लीडर नहीं होता है। हाँ, राष्ट्रवाद पनप जाए तब कोई लीडर पैदा हो जाए और कहे कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, वो बात हो सकती है, परंतु राष्ट्रवाद के मूल में क्या है, समस्या। राष्ट्रवाद के मूल में क्या है, समस्या। समस्या ही आपको एकजुट करे, समस्या, तब वो राष्ट्र। पूरा का पूरा पहला चैप्टर आपको यही बताने का कोशिश कर रहा है, बार बार नहीं 1000 बार हथौड़े मार के बताने की कोशिश कर रहा है कि लीडर की भूमिका राष्ट्रवाद में नहीं है भाई। राष्ट्रवाद में लीडर की कोई भूमिका नहीं है।
समस्या ने लोगों को एकजुट कर दिया, समस्या ने भीड़ को उकसा दिया, भीड़ को एक्साइटेड कर दिया, उत्तेजित कर दिया और बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा दिया। ठीक है, तो अब देखिए कि थोड़ा सा भारत के राष्ट्रवाद को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब भारत का राष्ट्रवाद आया तो सबसे पहले कौन, अब देखिए कि कुछ कुछ समस्याएं आई तो उधर राजा राम मोहन राय के नाम आपने सुना होगा, विद्यासागर के नाम सुने होंगे, विवेकानंद के नाम सुने होंगे, दयाराम सरस्वती के नाम सुने होंगे, इन लोगों ने कुछ कुछ काम किया। उसके बाद और आगे हम लोग बढ़े, इधर उदारवादी लोग आ गए, कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, फिर 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नाम सुने होंगे, बंगाल से जो शुरू हुआ, उसमें 3 महत्वपूर्ण नाम आया, कौन कौन सा, बाल पाल, लाल बाल पाल, ये 3 लोग आ गए। इसके बाद 1917 में जो यहाँ पे आया तिनकटिया चंपारण आंदोलन, तो वहाँ से गांधी जी एक बार कर लिए। उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की भूमिका रही, जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही, राम मनोहर लोहिया की भूमिका रही, अम्बेडकर की भूमिका रही, एक तमाम लोगों का जो भूमिका बना रहा। अरे सुनिए, ठीक है, तो राष्ट्रवाद पहले से पनप रहा था, एक लीडर आकर उसमें थोड़ा और घी डाल के आपूर्ति को लहरा दिए। ठीक है, मतलब कि अब मैं इससे पूछूं कि क्या राष्ट्रवाद के लिए किसी नेतृत्व की आवश्यकता है? नहीं। जब किसी बिना नेतृत्व के जब आम जनता में एकजुटता की भावना आ जाए उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। बात समझ में आया? इसी को प्रमाणित करने के लिए जो भी मैंने बताया, इसको प्रमाणित करने के लिए एनसीईआरटी ने आपको लेकर गया यूरोप में। ठीक है, अब यूरोप की समस्याओं को समझा रहा है कि देखिए वहाँ पे क्या समस्या हो गया। समस्या ये हो गया है कि एक बोरा पैसा भर के लोग जा रहा है और घंटों भर पाव रोटी की दुकान पे लाइन लग रहा है, और एक बोरा देने के बाद उसको एक पैकेट ब्रेड मिल रहा है, और एक पैकेट ब्रेड में 4 परिवार किस तरह से खाएगा, कितना खाएगा, कब तक खाएगा, कितने दिन जिएगा, उस सिचुएशन में यूरोप जी रहा है। ठीक है, गरीबी और क्या कहें कि मतलब जो मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट की उस दुर्दशा को दिखाया गया है। मतलब गवर्नमेंट या फिर रियासत या राजा का कोई भूमिका नहीं रह गया। आप अगर कुछ नियंत्रण कर ही नहीं सकते हो तो किस बात का राजा हो, किस बात का सरकार हो। उससे बढ़िया है कि जब आप नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है, राजा की बिल्डिंग को उड़ा दिया जाए। ठीक है, राजा की बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, या फिर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है उसको उखाड़ फेंक दिया जाए। पहला चैप्टर भी इसी है। ठीक है, किस तरह से तांडव मचा यूरोप में, उसका क्या नकारात्मक प्रभाव आया, उसका क्या सकारात्मक प्रभाव आया, उस चीज को सिखाने का कोशिश किया गया है। बात क्लियर हुआ? इस चीज को पहले ऐसे लिख लो। लिख लिया क्या? इतिहास का एक ही किताब है ना हाईस्कूल में, लिख पाए? लिखिए। ठीक, मिटा दूं? मिटा दूं भाई? दूसरा चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अब क्या मैं इसमें कुछ और नया पढ़ूं या छोड़ूं? सब कुछ वही है जो मैंने बताया। हमने यही बताया कि पहले भारत में राष्ट्रवाद को समझाया और उसको हम कनेक्ट कर दिए यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ के ही खत्म होगा। ठीक है, अगला बोलो। भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। विश्व का वर्णन।
भूमंडलीकृत। अब आप देख लो कि भूमंडलीकृत का मतलब समझ जाओ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। भूमंडलीकृत क्या है? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ भी पढ़े, ठीक है, जो कुछ भी पढ़िए शाब्दिक मीनिंग को जरूर समझो। अगर आप शाब्दिक मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हो तो उस सब्जेक्ट पे, उस विषय पे, उस टॉपिक पे, उस पैराग्राफ पे आप कमांड कभी नहीं कर पाओगे। बात समझे? शाब्दिक मीनिंग क्या है, इस चीज को जितना बेहतरीन तरीके से आप समझ सको उतना बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। भूमंडलीकरण का क्या मतलब? भूमंडलीकृत, भूमंडलीकृत, भूमंडलीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में दो और नामों से बोलते हैं, भूमंडलीकरण बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, ठीक है, फिलहाल भूमंडलीकरण ही बोलते हैं, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व का मतलब वैश्वीकरण। हाँ, वैश्वीकरण ही बोलते हैं इसको, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। चलो इसको समझते हैं। अगर इसको संस्कृत की भाषा में कहें, इसका मतलब होता है वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम। क्या है ये वसुधैव कुटुंबकम? ये हमारी संस्कृति की पहचान रही है। भारत में एक उपनिषद में लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। उपनिषद का मतलब कि महाभारत काल के तुरंत बाद जब लोग रिसर्च कर रहा था, अगर वैचारिक स्तर पे, तब वसुधैव कुटुंबकम शब्द की उत्पत्ति हुई है। और वसुधा ही कुटुंब है। वसुधा का मतलब होता है धरती, पूरा धरती ही कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है घर परिवार, तो पूरा धरती ही हमारा घर परिवार है, इसका यही मतलब वसुधैव कुटुंबकम। अगर एक शब्द में अगर आपको कहना हो भूमंडलीकृत क्या है, तो उसको संस्कृत में कह दीजिए वसुधैव कुटुंबकम, खत्म, कुटुंबकम। अरे स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, कुटुंबकम, ठीक है, कुटुंबकम अलग, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। अब थोड़ी हम लोग आगे बढ़ के चलते देखते हैं कि किस तरह से पूरा वसुधा, वसुधा का मतलब पूरी धरती, हमारा कुटुंब कैसे होगा, कैसे होगा, इसमें हम चर्चा करें। देखिए धरती जब से बनी है, ठीक है, धरती, पहले भूमंडलीकरण का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं फिर से बोलता हूँ। भूमंडलीकरण का मतलब है कि जो आप पृथ्वी को देख रहे हो, ठीक है, कोई एक चीज एक दूसरे से अलग ना रहे, कोई भी चीज एक दूसरे से अलग ना रहे। जैसे अगर हम इंडिया में कोई चीज मना रहे हैं, मान लो कि होली मना रहे हैं, अगर होली सिर्फ इंडिया में मनाई जाए तो हम ये कहेंगे कि होली का वैश्वीकरण नहीं हुआ है। समझे? होली का भूमंडलीकरण नहीं हुआ है, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है। होली का वैश्वीकरण तब माना जाएगा जब अमेरिका में भी लोग होली मनाएगा, अफ्रीका में भी होली मनाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होली मनाएगा। बात समझे? तो वो वैश्वीकरण हुआ। अगर बर्थडे पार्टी यूरोप में चल रहा है, ठीक है, यूरोप में चल रहा है कि केक काटेंगे, बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तो अगर सिर्फ यूरोप में बर्थडे पार्टी चल रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि बर्थडे पार्टी का वैश्वीकरण नहीं हुआ है। लेकिन आप देखो आज हमारे इंडिया गांव गांव पहुंच गया ना, तो क्या है, वैश्वीकरण हो चुका है। बात समझे? तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो विचार के स्तर पे क्यों ना हो, संस्कार के स्तर पे क्यों ना हो, ठीक है, त्योहार के स्तर पे क्यों ना हो, ये सभी चीज अगर सभी लोग एक्सेप्ट करने लगे थोड़ा बहुत ही सही, हम क्या कहेंगे, उसका वैश्वीकरण हो गया है। अब आप देखिए कि अमेजन कंपनी आप जान रहे हो, क्या अमेजन कंपनी ग्लोबल कंपनी है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि बेशक है, क्योंकि अमेजन के माध्यम से आप चाहो तो विश्व के किसी भी कोने में कोई प्रोडक्ट बन रहा है आप मंगा सकते हैं। हालांकि Amazon.in में सिर्फ इंडिया वाला ही बनाता है, ठीक है, हम लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपने यूरोप से कुछ मंगाया नहीं, आप चाहो तो मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से चार्ज लगेगा यूरोप का कोई प्रोडक्ट मंगाओ, ठीक है। तो अमेजन जो है कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अमेजन एक वैश्विक कंपनी है, ठीक है। लेकिन क्या एक ही बार में हो गया क्या, ऐसा दुनिया बन गया? ऐसा तो नहीं बना। कभी ना कभी लोग एक दूसरे से अलग रहे होंगे और
अलग रहकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं संपर्क बना होगा, और संपर्क बनते 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 आज हम उस स्तर पे हैं कि हम जानते हैं कि भाई यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में कौन सा चल रहा है त्यौहार फेस्टिवल, उसको देखते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। या इंडिया में अगर मान लो जन्माष्टमी चल रहा है तो लोग अमेरिका में भी जन्माष्टमी मना लेता है, ठीक है, मनाता है ना, अलग अलग जगह पे। अगर बुद्ध की देखो तो यहाँ पे नहीं बुद्ध, तो वहाँ पर भी दिखेंगे, ठीक है, हर जगह पे आ रहे हैं। तो इस्लाम में आइए तो मस्जिद सिर्फ यही नहीं है कि आपकी मुस्लिम जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे है, कि मक्का मदीना ही सिर्फ नहीं है, अब मस्जिद तो हर जगह पे है। तो इस धर्म का वैश्वीकरण हो गया, हिंदू धर्म का वैश्वीकरण हो गया, ईसाई धर्म का वैश्वीकरण हो गया, ये सभी धर्म का वैश्वीकरण हो गया। लेकिन इंटेंसिटी सिर्फ यही नहीं है, धर्म त्योहार फेस्टिवल सिर्फ नहीं है या पहनावा से संबंधित नहीं है, इसके अलावा भी है। अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट, मेजर वाली बात है कि कोई प्रोडक्ट मैं अगर इंडिया में बना रहा हूँ और इसको हम इंडिया के अलावा दुनिया के हर एक कोने में बेच सकते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ वैश्वीकरण है। और दुनिया में कहीं कुछ बन रहा है वहाँ पे हम मंगा लेते हैं इंडिया में, तो हम क्या कहेंगे, इसको वैश्वीकरण है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण का ये मतलब है। आर्थिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण का क्या मतलब कि एक प्रोडक्ट एक देश से निकलकर बाकी सब देश में चले जाए, और बाकी देश का जो भी प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो सब हमारे देश में आ जाए। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण हुआ। सामाजिक दृष्टिकोण में मैंने भी इतना चर्चा किया, ठीक है। अब देखिए कि अगर यूरोप में कोई ड्रेस का खोज होता है, नया ड्रेस का मतलब पहना हुआ, तो अब देखिए कि कोई कम से कम बॉलीवुड की फिल्म में आ जाएगा, और बॉलीवुड का फिल्म में गाने में अगर आ गया तो तुरंत उसका लोग लगेगा सर्च करने, तो ये चीज़ कैसे मिले, और तुरंत जैसे सर्च करने लगेंगे वैसे जो है कि अमेजन में, मीशो में, फ्लिपकार्ट में हर जगह मिलने लगेगा, और गांव में बैठे बैठे आप यूरोप का मॉडल पहनने लगेंगे ना, ठीक है। तो वो क्या है, उस पहनावा का भी क्या हो गया, वैश्वीकरण। भूमंडलीकृत का मतलब है कि पूरा वसुधा ही कुटुंब हो, कोई बाउंडेशन ना हो। अब ऐसा नहीं कि मतलब पाकिस्तान जाना है तो बहुत लफड़ा, अगर पाकिस्तान जाने में बहुत लफड़ा है तो हम कह सकते हैं कि यार तुम तुमसे हमको लेना देना नहीं है। हालांकि लेना देना होता है, हम लोग सब कुछ हो रहा है, लेकिन तो ही रहता है। बीच बीच में राजनेता के लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ हुड़दंग करते रहते हैं, ठीक है, हम लोग काम नहीं है। तो फिर भी जो है कि बाकी सब ठीक है। अगर भारत के रिश्तेदारी देखें विश्व के सभी देश के साथ, तो काफी अच्छा है। हमारा इतिहास ही बड़ी शांतिपूर्ण रहा है। हाँ, चीन के साथ कौन बोला अकेले रहता है? चीन के साथ किसने बोला? तुम खाली वीडियो में दिखाया, लोगों ने वीडियो में दिखाया। जानते हो चीन चाइना के साथ हमारा बिजनेस इतना भयानक हो रहा है, सबसे ज्यादा बिजनेस तो वही हो रहा है। हम आज जो है कि दुनिया का जो जनरल फार्मास्यूटिकल है 60% का शेयर होल्डर है, 60% का शेयर होल्डर है भाई। मतलब कि जितना इंजेक्शन बन रहा है ना, जनरल इंजेक्शन, उसका 60% प्रोडक्शन हम करें, जितनी प्रोडक्शन होगी दुनिया मर जाएगी, बात समझे। और उस 60% में जानते हो लगभग 80-90% का शेयर होल्डर चाइना है। चाइना हमें प्रोडक्ट दे रहा है, तब हम जाकर उसके इंजेक्शन बना रहे हैं। आप इतने मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल ऐसे आ जा रहा है क्या? सारा का सारा मोबाइल चाइना से होके आ रहा है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है, बात समझे। तो चाइना के साथ रिश्ता खराब नहीं है। चाइना देश के सब चाइना से नाता है। फिर से बोलो। मतलब ये जितना चाइना लगा के चल रहा है ना, सब चाइना से नाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब चाइना में से आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लोग सस्ते मिल जाते हैं, काम कराने का वो टेक्निक बढ़ा लिया है, तो बढ़ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजनीतिक के स्तर पर देखेंगे तो चाइना के साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, बहुत घनिष्ठ। वीडियो वाले बना बना के लोग पागल बनाते हैं कि चाइना मुर्दाबाद, तो कहीं कोई मुर्दाबाद नहीं है। चाइना अगर आज मिट जाए ना तो आधा इंडिया मिट जाएगा, ये भी जान लीजिएगा। अगर इंडिया मिट जाए ना तो पाकिस्तान स्वाहा हो जाएगा। आज हम लोग इतना इंटरकनेक्टेड हैं, इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक देश दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो गया है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी मर जाएगा तो तुम मर जाओ, समझे। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि भाई इंडिया तो बहुत छोटा सा देश है, इसके पास कुछ नहीं। अरे यार तुम कहाँ बात कर रहे हो? अगर इंडिया के लोग जाना बंद कर दें तो अमेरिका रहोगे क्या? कभी नहीं रह पाओगे। वहाँ पे जितनी दिग्गज कंपनियां हैं, दिग्गज काम जो हो रहा है, बड़े बड़े काम सब इंडिया कर रहा है, आप समझे। अब गल्फ कंट्रीज जो है आपका बीच में इधर अरब इलाका में, वहाँ पे ढेर सारे लोग
कौन काम कर रहा है? इंडियन जाके काम कर रहे हैं। विश्व के कोई ऐसे कोने नहीं है जहाँ कि इंडिया में नहीं काम कर रहा है, इंडियन लोग नहीं काम कर रहा है। अभी कनाडा के साथ देखे थे ना झगड़ा, कनाडा के साथ झगड़ा देखे, क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे आपको लग रहा था, मुंह से बोल दिए 2-4 दिन टेंशन रहा, 2-4 दिन टेंशन रहा, इसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। बात समझे? मतलब कि किसी देश के साथ कोई झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी झगड़ा नहीं है। टमाटर बेचने कहाँ जाएंगे हम लोग? वीडियो में देखे होंगे ना। क्या करें? रोटी का कटोरा है इसलिए। तो ये सब जो है कि है, मतलब कि हम सब जो है कि सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इसी इंटरकनेक्शन का क्या कहते हैं? भूमंडलीय कृत। अब बोलो तो भूमंडलीय कृत समझ में आया? सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये निर्भर एकाएक नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो, और ये हो जाना ही क्या कहलाएगा? भूमंडलीकृत। क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आया? तो ये 3 नाम कम से कम याद रखेंगे, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीज जो है आप लिख लो। भूमंडलीकरण का ये मतलब क्या होता है? देखो, भूमंडलीकरण इसका लिख लो, भूमंडलीकरण। दूसरा है वैश्वीकरण और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन उसे अंग्रेजी वर्ड है, लिख देता हूँ, हिंदी में लिख लो ग्लोबलाइजेशन, तो अंग्रेजी लिखो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है? मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि कहीं पे ना वो दुष्ट लोग क्या करते हैं, वो हिंदी में लिख देते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आप हिंदी में भी लिखोगे तो बेहतर ही रहे, खराब नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेजी में अगर ग्लोबलाइजेशन लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हिंदी में अगर ऐसे लिख देना ना, ऐसे ग्लोबलाइजेशन, बड़ा कष्टकारी है ये पढ़ना, बहुत कष्टकारी है। ये ग्लोबलाइजेशन पढ़ना बड़े कष्टकारी है। आपको माइंड क्लिक ही नहीं करेगा कि इस ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। बात समझे? अब सारा चीज आपका गड़बड़ा है। बात समझे? ठीक है? यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है, मिटा दो। अब भूमंडलीकृत में पूरे चैप्टर में आपको यही कोशिश किया जाएगा कि भाई कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से कैसे हम लोग मिले हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग के लिए आएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के दृष्टिकोण से 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लिया गया था। एलपीजी शायद नाम सुने होंगे। एक चीज आप ध्यान देखिए, 1991 में एलपीजी आया। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि लिबरलाइजेशन। अरे मतलब फिर तो बताएंगे ही, लिबरलाइजेशन इसको हिंदी में बोलते हैं भाई उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। जेड की जगह पे एस भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा हिंदी में? प्राइवेट निजीकरण। ठीक है, निजीकरण। और तीसरा में क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ये वही ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन। यही का जो वैश्वीकरण के बारे में खास करके हम लोग को जानना है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन एक बार नहीं हुआ है, मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा कि ग्लोबलाइजेशन जब से सृष्टि बनी है तब से हो रही है। बात समझे? ग्लोबलाइजेशन अलग अलग स्तर पे जब से सृष्टि बनी हुई है तब से हो रही है, लेकिन हम लोग को फोकस क्या करना है? ये लास्ट वाला ग्लोबलाइजेशन पे, एलपीजी रिफॉर्म 1991। क्लियर? यहाँ तक मजा आया? एकदम बिल्कुल रोए हुए मन से बोल रहे हो? नहीं। ठीक है, लिख पाए? चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या दूं? ठीक है, लिखो।
कितना चैप्टर टोटल? औद्योगिकरण का युग। करेक्ट, इसको लिखने दीजिए। औद्योगिकरण का युग, ठीक है। क्या चैप्टर है अब? एक और एक विकास जी सर 5 है, हाँ ठीक है। 5 वो बोल दिए इसके लेकर है क्या? हाँ। अरे क्यों झगड़ा कर रहा है? इसको छोड़ देने के जाने पड़ते हैं। देखो चैप्टर का नाम बोलो। औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग। देखिए पहले आप ये समझें कि औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उद्योग क्या होता है, उद्योग, ठीक है। औद्योगिकरण को जानने के लिए आपको क्या जानना होगा? उद्योग, उद्योग को जानना होगा, उद्योग, ठीक है, उद्योग, या फिर इसका अंग्रेजी बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा, इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा। इंडस्ट्री को फैक्ट्री भी कह सकते हैं, फैक्ट्री को जानना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्री का मतलब क्या है? कारखाना, तो कारखाना को भी जानना पड़ेगा, बात समझे। उद्योगिकरण भी होता है, औद्योगिकरण भी होता है। उद्योग का अगर अंग्रेजी चाहोगे तो इंटरप्राइज होता है, इंटरप्राइजेशन, इंटरप्राइजेशन, उसको भी जानना होगा। आइए जितने भी टर्मिनोलॉजी, जो मेन टर्मिनोलॉजी निकल कर आ रहे हैं, शब्दावली, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? शब्दावली, उस शब्दावली का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, ठीक है। पहले तो जो सबसे करीब है, औद्योगिकरण का मतलब क्या है? उद्योग, और यहाँ पे उद्योग का मतलब है इंडस्ट्री, या फिर इसी का हम अंग्रेजी लिख देते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। एज शायद मतलब ट्रांसलेशन इसी तरह से क्या हो गया होगा, एज ऑफ या टाइमलाइन ऑफ क्या होगा, कोई बात नहीं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुल मिलाकर के अंग्रेजी शब्द को पकड़िए, यहाँ पे ज्यादा आसान है। इंडस्ट्री शब्द से बना हुआ है कौन? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किससे मिलकर बना हुआ है? इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का मतलब सब लोग जानते हैं। औद्योगिक का मतलब समझना मुश्किल है, लेकिन इंडस्ट्री समझना ज्यादा आसान है, सही बात है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कारखाना, मतलब कि जो आज इतना कारखाना आप देख रहे हैं, क्या इतना कारखाना सब दिन से था क्या? नहीं था। तो थोड़ी कारखाने पे बात कर लें, तो कारखानाकरण कह सकते हैं इसको, या फिर औद्योगिकरण कह सकते हैं। और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण एक स्टेज में नहीं हुआ है, औद्योगिकरण एक स्टेज में नहीं हुआ है, कई स्टेज में हुआ है, ठीक है। आज अगर हम कहें तो आज हम चौथे औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा? चौथा औद्योगिकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें जब हम लोग लेक्चर सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, तो आपको बताएंगे कि औद्योगिकरण कोई आज का खोज नहीं है। जब से बंदर मनुष्य बना है, तब से वो उद्योग करना शुरू किया है। उद्योग का मतलब यहाँ पर है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब है समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव और हाँ, मतलब कुछ नया, मतलब कुछ लगेंगे कह सकते हैं समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, इनोवेटिव, तो कुछ नया करने की जो जुनून है, ठीक है, जो जुनून है उसको क्या कहेंगे? उद्योग या एंटरप्राइज। यहाँ पर इंडस्ट्री से संबंधित है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम 4th फेज में जिंदगी को जिए जा रहे हैं। तो सिर्फ फेज को जान लीजिए, इतना ही बहुत हो जाएगा इसे करके। इधर लिखे, जगह नहीं, चलो यहीं पे लिखता हूँ। पहला फेज देखिए 1750। एक टाइम लाइन आप अलग अलग किताब में अलग अलग पढ़ेंगे, 1740 लिखा, 1660 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जो है सो 1750, ठीक है। दूसरा जो है क्या आया? 1850, ठीक है। तीसरा जो आता है एक 1950 के आसपास, 1950 के आसपास, और चौथा जो टाइम लाइन आया वो 2000 के आसपास, 2000 के आसपास आया। सब में क्या क्या चीज हुआ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
हालांकि ये कहानी सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। औद्योगिकरण की कहानी बहुत शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इतना छोटा है, अंतर इतना छोटा नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। 1750 के आसपास इंग्लैंड में पहला औद्योगिकरण का खोज हुआ, जानते हैं कैसे? स्टीम इंजन का खोज हुआ। किसका खोज हो गया? स्टीम इंजन, भाप इंजन। जेम्स वाट भाप इंजन का खोज कर दिया। काहे को किया? गाड़ी चलाने के लिए क्या? नहीं, गाड़ी चलाने के लिए भाप इंजन का खोज नहीं किया था। भाप इंजन का खोज जो है कि कुछ कपड़ा बुनने का काम कर दिया, या फिर उसके पहले भी कपड़ा बुनने वाला एक मशीन बना था। हालांकि वो आगे चल के भाप इंजन रेलवे के लिए जो कि वरदान साबित हुआ, ठीक है। तो 1750 में एक मोटा मोटी कह सकते हैं कि भाप इंजन का खोज हुआ, जो बिल्कुल फूंका गया, शंखनाद हुआ औद्योगिकरण का। तो आप कहोगे कि क्या औद्योगिकरण सिर्फ 1750 में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था क्या? अरे नहीं यार, जब से बंदर से लोग मनुष्य बने हैं तब से हम लोग कर रहे हैं, आप समझे? जब से बंदर से मनुष्य बने हैं तब से हम लोग क्या किए जा रहे हैं? नया नया उद्योग खोज रहे हैं, नया नया चीज हम लोग खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझे? लेकिन हाँ, अब थोड़ा मतलब ज़्यादा कंसिडरेबल था, इसलिए उसको पहला कर दिया। हालांकि इसके पहले भी बहुत नई नई चीज का खोज हुआ था, ये कोई पहली बार नहीं था। 1850 में रेलवे वगैरह का खोज आ गया, ठीक है। 1850 में रेलवे वगैरह आया, आई बात समझ में। 1950 के आसपास कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर का अब 1950 में थोड़ी नया, उसके आसपास मान लीजिए। और 2000 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो बता रहे थे कि सोरा जिस दिन आएगा उस दिन तहलका मचा देगा। हीरो हीरोइन नहीं यार, उसमें जो है कि जो व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, उस व्यक्ति को आप वीडियो कॉल करके बड़े आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर उस व्यक्ति को अगर सोरा के माध्यम से उसको कुछ परिचित करा दिया जाए, उस व्यक्ति से वीडियो कॉल करके बहुत बिंदास अंदाज में बात कर सकोगे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक समय आएगा, जब आने वाला समय है, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मर चुका है, उसकी खाक भी नदी में बहा दिया गया है जलाकर, उस व्यक्ति को भी अगर आप चाहो, भाई हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी चल रहा है, आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, पहला तो डिजिटल मोड में, हाँ डिजिटल मोड में आइए, तो डिजिटल मोड में आपका एलईडी टीवी पे अवतरित रहेगा, आपको देखेगा, आपसे बोलेगा, बात करेगा, कहेगा कि नहीं हम मोमबत्ती नहीं जला हुआ, जलाइए, मोमबत्ती गिर गया तो वो भी बोलेगा देख कर कि हाँ मोमबत्ती गिर गया, अभी आग पकड़ने वाला, इसलिए सावधान, ठीक है। वो व्यक्ति मर चुका है, उससे आप कन्वर्सेशन कर पाएंगे। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग शुरू हो रहा है, जहाँ पे लगभग मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगा। अब ये सब हम लोग के जीते जी रहे, अगर डायरेक्टली हम नहीं मरते हैं तब, अगर सडनली मर जाएंगे तो बात ही खत्म, अगर जो जिंदा रहोगे वो सब हो जाएगा। दूसरी चीजें कि आप इनवाइट भी कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हो, साउंड से तो बात करना कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सजेशन लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल पहुंच जाएगा कि जो व्यक्ति मर गया है उससे भी उतना ही आराम से बात कर सकते हैं, उतना ही सजेशन ले सकते हैं। अरे यार तुमको नहीं सर सुनना क्या, तुमको नहीं सुनना, इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। अब देखिए उसके आगे और ये जो 2000 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, ये मरे हुए व्यक्ति को फिजिकली आप इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। वो फिजिकली आएगा, रूप हो वैसे ही चेहरा लेकर आएगा, बस अंदर हार दे देगा, ठीक है, अंदर सब मशीनें रहेगी। वो व्यक्ति वैसे जिंदा करके आएगा, बातचीत करेगा आपके साथ, बस भोजन नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा, बस बाकी सब कुछ है। तो 2000 में ये हम इस ओर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पूर्ण रूप से एक नई दुनिया होगी, ठीक है। आप ये परेशान रहेंगे भाई ये व्यक्ति मर गया, कम से कम डिजिटल में तो है, आने वाला समय में वो डिजिटल क्या फिजिकल में भी रहेगा। फिजिकल मतलब कि हमारे आपके साथ हो रहेगा, उसको असली शरीर को भले जला देंगे हम लोग, लेकिन उसके नकली शरीर हम लोग साथ रहेगा, हम लोग बात करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मर गया वो है ना, ठीक है। उसका चेहरा, उसका आवाज़, उसका साउंड सब कुछ वो वैसे रहेगा, उसका सोचने का तौर तरीका, बैठने का तौर तरीका सब कुछ वैसे रहेगा। इस मुकाम हम लोग पहुँच रहे हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। औद्योगिकरण का युग हमको यही 1, 2, 3 के आसपास में बताएगा इस किताब में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत शानदार है,
किस तरह से जो है कि नए नए कारखाना खुला, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और उस डेवलपमेंट में क्या क्या समस्या पैदा किया और उस समस्या का समाधान हम किस तरीके से किए, ये सारी बातें कहाँ पढ़नी रहेगी, इस क्षेत्र में, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। बात समझ में आया? नेक्स्ट कितना लिख लो। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यस, पांचवा है मुद्रण। मुद्रण का मतलब जानते हो क्या? मुद्रा मुद्रण और मुद्रण और संस्कृति संस्कृति, और संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया, आधुनिक दुनिया, आधुनिक दुनिया। देखिए मुद्रण का मतलब छपाई होता है, ठीक है, मुद्रा का मतलब पैसा होता है, मुद्रण का मतलब क्या होता है? छपाई। मतलब अभी अभी मैंने राष्ट्रवाद में बताया था कि छापा जाना, किताब छापने लगा, डाकघर की व्यवस्था आ गई, यातायात की व्यवस्था हो गई, पत्रिकाएं निकलने लगी, न्यूज़पेपर निकलने लगा, तो यूं ही सब दिन से तो नहीं निकल रहा होगा ना, कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि नहीं ऐसा होता होगा, फिर एक छपना शुरू हुआ होगा। तो ये छपने का जो इतिहास है वो मुद्रण के अंतर्गत आएगा। अब मुद्रण में छापने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज पर ही छापना है, हो सकता है कि सोना चांदी पर भी छापे, मिट्टी पर भी छापे, इधर दीवारों में छापे, ठीक है। तो ये मुद्रण की जो कला है, मुद्रण का जो एक तरह से व्यापार है, ठीक है, मुद्रण का जो एक इंडस्ट्री डेवलप हुआ, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मुद्रण में। बात समझ में आया? मुद्रण, मुद्रण और संस्कृति। मुद्रण संस्कृति में कौन है कि नहीं है? नहीं मुद्रण संस्कृति नहीं है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया ना। मुद्रण संस्कृति तो ये चीज हो गया जो मैंने बोला, ठीक है। मुद्रण छापने की जो कलाएं हैं, छापने की जो एक परंपरा रही, किस तरह से परंपरा डेवलप हुई, उसका क्या सकारात्मक प्रभाव आया, क्या नकारात्मक प्रभाव आया, वो सारी चीजें किसे पढ़ेंगे? मुद्रण संस्कृति में, ठीक है। और आधुनिक दुनिया तो फिर इससे बेहतर तुम उससे बेहतर और कौन जानेगा। मैं आधुनिक दुनिया जहाँ तक लिखा है वहीं तक नहीं, आधुनिक दुनिया यहाँ गया कि भाई बैठकर हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अपने चेहरा में ही बिल्ली का चेहरा बना दे रहे हैं, कान में कुछ लगा दे रहे हैं, बाल में कुछ लगा दे रहे हैं, ठीक है, फिल्टर लगा डाल, क्यों नहीं किया? ये है आधुनिक दुनिया, ये है आधुनिक दुनिया। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, मुद्रण संस्कृति तक आपको पढ़ने को मिलेगा। आधुनिक दुनिया बहुत कुछ आपसे रिलेटेड है, इसलिए आप आसानी से समझ पाओगे। बोलो कि इतिहास नामक चैप्टर में, सब्जेक्ट में 5 चैप्टर हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब अरे बिना देखे, यस, अपनेपन की भावना, एकजुटता की भावना, अगर भाईचारा की भावना, एकजुटता की भावना अगर आ जाए किसी मुद्दे विशेष पर, लीडर की कोई आवश्यकता ना हो, अगर कोई लीडर आ गया तो राष्ट्रवाद फैलाएगा क्या? नहीं फैलाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद लीडर के द्वारा नहीं पनपाया जाता है, बल्कि राष्ट्रवाद खुद ब खुद पनप जाता है। हाँ, लीडर की भूमिका होती है। राष्ट्रवाद अगर पनप गया तो लीडर उसको और तेजी से आगे बढ़ाता है। गांधी ने और तेजी से बढ़ाया आगे, लेकिन ऐसा नहीं कि गांधी ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। गांधी ने राष्ट्रवाद को जन्म नहीं दिया, राष्ट्रवाद को जन्म किसने दिया? हमारी भारत देश के अंतर्गत जो समस्याएं थी, उन समस्याओं ने जन्म दिया राष्ट्रवाद को। अगर हम भारत की बात करें और यूरोप की बात करें तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी जो कि आपके क्षेत्र में पढ़ाया गया है। एक उदाहरण देने किया कि महंगाई इतना भयानक हो गया कि राजा लोग आलिशान जो है शीश महल में जिंदगी बिता रहे हैं और प्रजा लोग एक बोरा पैसा भर के जा रहे हैं और एक ब्रेड लेकर आ रहे हैं। तो वो समस्याएं थी सबके पास। तो ये दोनों चैप्टर एक जैसे ही हैं। भूमंडलीकरण का मतलब आपको समझाया, जब कोई एक देश विश्व के अन्य सभी देशों से सामान का, संस्कृति का आदान प्रदान करता हो या विचारों का आदान प्रदान करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। दुनिया का कोई एक देश विश्व के अन्य सभी देशों से हर एक प्रकार की चीजों का आदान प्रदान करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। और औद्योगिकीकरण का मतलब क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप किया, इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप किया, वो है औद्योगिकीकरण। आज जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। आप
देखेंगे। अच्छा, हम लोग के घर तरफ देखो यार, एक बहुत भयानक चीज था। क्या? वो जो इधर है नदी के उस पार जो हम लोगों का जमीन है, वहाँ पे आप देखे होंगे, याद होगा, काला काला पत्थर हुआ करता था पहले। क्यों काला काला पत्थर हुआ करता था, और उसमें थोड़ा स्पंज का जो मीठा खाते हैं उसके जैसा जो है कि स्पंज का मीठा खाने का मन करेगा, तो उसमें जो है थोड़ा छेद छेद जाता था उस पत्थर में। सही बात है। लोहा। तो वो लोहा चुराया गया था, ठीक है, वो लोहा चुराया गया था, मतलब कि वहां से उस पत्थर से लोहा आयरन को खींचकर निकाला गया है। तो वो भी एक तरह से इंडस्ट्री था ना, वो भी तो इंडस्ट्री था। आग में तपाते होंगे पत्थर को, वहां से लोहा निकालते होंगे, उसके हथिया बनाते होंगे, हसुआ या फिर टांगे बनाते होंगे, फिर जंगल काटते होंगे। क्यों होता, वो सारी चीजें औद्योगिकरण के अंतर्गत आएगा। ए टू जेड सभी चीज जो भी, मतलब क्या सुई से लेकर हवाई जहाज तक या रॉकेट तक बनाने का जो भी होगा वो औद्योगिकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक। मुद्रण संस्कृति मतलब छपाई से संबंधित है। और आधुनिक दुनिया के एनसीईआरटी वाले जितने भी पढ़ाएंगे वो कम ही रहेगा। आधुनिक दुनिया तो कुछ और हो रही है, दिन और रात में बदल जा रहा है ना आधुनिक दुनिया, ये आप आसानी से पढ़ सकोगे। आज हम लोग 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को खत्म नहीं किए, इंट्रोडक्शन परिचय किए, एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार परिचय किए। अब आप चाहोगे तो, अगर आपका इंटेंसिटी पढ़ने का है, पढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हो, तो एटलीस्ट किताब में जाकर हर फोटो को देखो, हर फोटो को निहारो, उस फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है उसको निहारो। ठीक है, तो समझो कि उस चैप्टर से संबंधित मैंने कुछ बोला या फिर सब सारी बातें फालतू की थी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप किया जाए। ठीक है।